नेत्र की संरचना को समझने के पश्चात आज का हमारा अगला वीडियो है नेत्र की कार्यविधि के बारे में। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम इस रंग बिरंगे संसार को कैसे बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं, कैसे हर एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में बन पाता है और कैसे हम विभिन्न रंगों को देख पाते हैं, उनमें अंतर कर पाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि हम हमारे नेत्र की कार्यविधि को समझ पाएँ। तो आज के इस वीडियो को समझने के लिए मैंने इसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो में हमारे मुख्य बिंदु क्या क्या हैं हम देखेंगे। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे नेत्रों में प्रकाश का संप्रेषण कैसे होता है। सेकंड, इसके पश्चात हम देखेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता, एडजस्टिंग पावर ऑफ आवर आइज, इसको हम समझेंगे। इसके पश्चात अगला बिंदु जो हमारा है वो है प्रतिबिंब का निर्माण और उसका स्वरूप। ये देखने के बाद हम इसके आगे समझेंगे कि कैसे हमारे नेत्र में तंत्रिका आवेग बनते हैं और तंत्रिका आवेगों का बनना और प्रतिबिंब को ठीक से समझ लेने के पश्चात हम हमारे मानव नेत्र के कुछ सामान्य रोगों के बारे में भी आज के इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो सबसे पहला बिंदु है वो है प्रकाश का संप्रेषण, कि हमारे नेत्र में प्रकाश कैसे प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद उसका पाथ, उसका रास्ता क्या रहता है, कौन से भाग से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगा, उसके बाद नेत्र की आंतरिक संरचना में कौन कौन से भागों से गुजरते हुए वो कहाँ जाकर अपना प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसके लिए एक आउटलाइन बच्चों मैंने यहाँ आपके लिए दी है कि प्रकाश हमारे नेत्र की आंतरिक संरचना में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ एक चित्र भी दिया है कि प्रकाश, जैसे यहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ को यदि हम देखना चाहें तो उससे परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में कॉर्निया नामक भाग से प्रवेश करेगी। कॉर्निया नामक भाग से ये परावर्तित किरणें प्रकाश की जो है वो कॉर्निया वाले भाग से भीतर प्रवेश करेगी और हम देख पा रहे हैं कि कॉर्निया के बाद हमारे नेत्र में होता है नेत्रोद द्रव। इस नेत्रोद द्रव के पश्चात इस पुतली वाले भाग से, प्यूपिल, दोनों आइरिस के मध्य का जो भाग है उसे हम पुतली कहते हैं, इस पुतली वाले भाग से ये प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों के लेंस में प्रवेश करती है और लेंस से होकर फिर ये प्रकाश किरणें हमारे नेत्र के काचाभ द्रव वाले भाग में, जो कि नेत्र गोलक में, आई बॉल में भरा हुआ है, इस काचाभ द्रव से होते हुए ये प्रकाश की किरणें कहाँ जाती है? ये जाती है बच्चों हमारे नेत्र के सबसे आंतरिक परत, जिसका नाम है रेटिना, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण परत है जिसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। हम पिछले वीडियो में इसकी जानकारी ले चुके हैं। यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना में। तो रेटिना में कैसा प्रतिबिंब बनता है ये हम इस वीडियो में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमने क्लियर किया है कि प्रकाश का संप्रेषण कैसे होता है। मैं आपको वापस रिपीट करके बताती हूँ कि यदि किसी भी वस्तु को हमारा नेत्र जब देखना चाहता है तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद नेत्रोद द्रव, इसके पश्चात लेंस, लेंस के पश्चात काचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर आती है और रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो हम देख पा रहे हैं कि वास्तविक है लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बना है। इसके आगे सेकंड पॉइंट में हम क्या समझेंगे? सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि हमारे नेत्रों की समंजन क्षमता क्या है। नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में हम इस पॉइंट में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लें, परिभाषा समझ लें कि रेटिना पर लेंस की वक्रता में परिवर्तन करते हुए प्रतिबिंब को फोकस करना, ये हमारे नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता, एडजस्टिंग पावर हमारी आइज़ की, हमारे नेत्रों की, कोई वस्तु हमारे नेत्र के पास में रखी है और कोई वस्तु हमारे नेत्र से बहुत दूर है, दोनों ही स्थितियों में हमारा जो नेत्र का लेंस है वो कैसे खुद में परिवर्तन करता है और रेटिना पर उन दोनों ही स्थितियों में एक स्पष्ट प्रतिबिंब को बनाता है। ये होती है हमारे नेत्र की समंजन क्षमता।
तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि दो प्रकार से हमारा नेत्र जो है वो समंजन करने की क्षमता रखता है। एक तो है दूरदृष्टि समंजन और दूसरा कहलाएगा निकट दृष्टि समंजन। तो दूरदृष्टि में बच्चों, जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि वस्तु कहाँ रखी है, हमारे नेत्रों से दूर रखी है। तो जब कोई वस्तु दूर रखी होती है तो उस स्थिति में हमारे लेंस में, हमारे नेत्र के लेंस में क्या परिवर्तन आता है, ये आप चित्र में देख सकते हैं कि हमारा जो लेंस है इस स्थिति में हमें पतला और कुछ चपटा दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम ये पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि लेंस कहाँ होता है। लेंस हमारे नेत्र में दोनों आइरिस के मध्य निलंबन स्नायु के द्वारा फिक्स किया हुआ होता है। तो इस स्थिति में जबकि हमें दूर की कोई वस्तु देखनी है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम ये देखते हैं कि निलंबन स्नायु जो है वो हमारे लेंस को तान करके रखते हैं। निलंबन स्नायु के द्वारा लेंस को तान कर रखने के कारण हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जाता है? पतला और चपटा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि यदि कोई वस्तु दूर रखी है तो उस स्थिति में लेंस कैसा हो जाता है? पतला और चपटा, क्योंकि निलंबन स्नायु इसको तान कर रखते हैं। तो चपटा हो जाने के कारण, पतला हो जाने के कारण इसकी पावर यहाँ कम हो जाती है और फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है। तो इस वजह से यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बन जाएगा। तो जब कोई वस्तु दूर रखी होती है तो कैसे रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये हमने अभी समझा है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यदि कोई वस्तु हमारे नेत्र के नज़दीक रखी है, कोई वस्तु नेत्र के पास में है, तो उस स्थिति में लेंस में क्या परिवर्तन आएगा? आप चित्र में बहुत आराम से देख सकते हैं कि दोनों तरफ, दोनों ही स्थितियों में लेंस की आकृति अलग है। यहाँ निकट दृष्टि में हम देखते हैं कि सिलियरी काय, सिलियरी बॉडी जो है वो संकुचित हो जाती है और इसके संकुचित होने के कारण निलंबन स्नायु, निलंबन स्नायु में क्या होता है? खिंचाव हो जाता है। तो बच्चों, निलंबन स्नायु में खिंचाव होने के कारण हमारी जो आई बॉल है, हमारी आई बॉल की परिधि जो है वो कम हो जाती है। नेत्र गोलक की परिधि यहाँ पे कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे नेत्रों का जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा? मोटा। तो नेत्रों का लेंस यहाँ मोटा हो जाता है। जब हम किसी वस्तु को नज़दीक से देखते हैं तो हमारी आंखों का जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इस वजह से इस लेंस की पावर बढ़ जाती है। पावर बढ़ जाने के कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम। और फोकस दूरी कम हो जाने के कारण हम नज़दीक रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के रेटिना पर देख पाते हैं। तो नेत्र उस समय कहाँ बनाएगा प्रतिबिंब? नेत्र उस समय प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना पर ही। क्यों बना सकता है? क्योंकि यहाँ इस स्थिति में लेंस मोटा हो गया है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गई है? कम हो गई है। जबकि दूर रखी हुई जब कोई वस्तु है उस समय हमारी आइज़ बहुत ही रिलैक्स कंडीशन में होती है, लेंस जो है वो पतला और चपटा हो जाता है, तो भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। तो ये हमने समझी है नेत्र की समंजन क्षमता को। मैं आपको इस चित्र में बता देती हूँ कि जब कोई वस्तु दूर है तो लेंस आपका कैसा दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। फोकस दूरी बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। और जब कोई वस्तु नज़दीक रखी है, नज़दीक रखी होती है तो लेंस कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे लेंस हमें दिखाई दे रहा है मोटा, और इस वजह से इसकी फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। इसके पश्चात तीसरा बिंदु हम समझेंगे हमारे आज के इस वीडियो का कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और उसका स्वरूप क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको बहुत सरल तरीके से कुछ आरेख यहाँ पर बनाए हैं तो आपको समझने में मदद मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो के दौरान। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है लेकिन उल्टा बनता है। और कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें तो कोई भी वस्तु बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, जैसी वो वस्तु है वैसा ही हम उसे देख पाते हैं, तो रेटिना पर ये जो उल्टा प्रतिबिंब है, तो इस बात को कैसे समझें? इस बात को हम ये इस तरह से समझ सकते हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो उल्टा है, लेकिन
रेटिना की जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं उनमें कुछ आवेग उत्पन्न होते हैं और उनकी तंत्रिकाओं के द्वारा ये सभी आवेग ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाए जाते हैं, जहां से इन आवेगों को लेकर कहाँ पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क इस प्रतिबिंब का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के पश्चात हमें ये प्रतिबिंब जो उल्टा था वो अब हमें सीधा दिखाई देता है और वस्तु जैसी है बिल्कुल हूबहू वैसी ही हम उसे देख पाते हैं। तो रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कौन कौन सी थी वो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं? एक तो थी शंकु, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोन्स, और सेकंड है शलाकाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं रोड्स। ये दोनों ही प्रकाश संवेदी कोशिकाएं प्रकाश की उपस्थिति में कुछ विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है और ये जो विद्युत सिग्नल है या जो भी आवेग है वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं और वस्तु जैसी है बिल्कुल वैसी ही हमें दिखाई देती है। तो ये है प्रतिबिंब का निर्माण। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें रेटिना में उपस्थित इन प्रकाश संवेदी कोशिकाओं पर आती है तो इस प्रकाश के कारण शंकु और शलाकाओं में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उन रासायनिक परिवर्तनों के होने के कारण ही वहाँ पर आवेग उत्पन्न होते हैं। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्या है, जरा हम इसे देख लें। तो बच्चों आप याद कीजिए, जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने ये समझा था कि शलाका, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रॉड्स, उस रॉड्स के अंदर एक वर्णक उपस्थित था। उस वर्णक का नाम था रोडॉप्सिन और मैंने आपको याद रखने के लिए बहुत इजी वे में ये समझाया भी था, रोड्स एंड रोडॉप्सिन। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ देखें कि शलाका जो कि हमें मंद प्रकाश में देखने के लिए हमारी नेत्रों को अनुकूलित करती है। जब शाम के बाद हल्का अंधेरा होने लगता है तब यदि हम कुछ चीज़ों को देख पाते हैं तो वो हमारी शलाकाओं के कारण हम देख पाते हैं। हमारी शलाकाओं में एक वर्णक होता है रोडॉप्सिन। जब दिन के समय या तेज प्रकाश में हम कुछ देख रहे होते हैं तो ये रोडॉप्सिन दो भागों में टूट जाएगा। एक भाग तो इसका है रेटिनिन। रेटिनिन किससे बनता है, विटामिन ए से, इसीलिए हमें विटामिन ए युक्त आहार लेना चाहिए। रेटिनिन के बाद में दूसरा क्या बनता है रोडॉप्सिन से, सबसे पहले बनेगा ल्यूमिरोडॉप्सिन। आप देख पा रहे हैं इस आरेख में ल्यूमिरोडॉप्सिन, और ल्यूमिरोडॉप्सिन के पश्चात मेटारोडॉप्सिन, मेटारोडॉप्सिन के बाद में स्कोटॉप्सिन, और स्कोटॉप्सिन से अंत में क्या प्राप्त होगा, ऑप्सिन। तो मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो शलाकाएं हैं, इन शलाकाओं में रोडॉप्सिन नाम का वर्णक होता है। जैसे ही प्रकाश इन रोड्स पे गिरता है, इन रोड्स तक आता है, तो इन रोड्स में उपस्थित पिगमेंट रोडॉप्सिन तुरंत ही दो भागों में टूट जाता है और अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ हमें प्राप्त क्या होगा, रेटिनिन और ऑप्सिन। ठीक है, अब ये रेटिनिन और ऑप्सिन है तो ये कब की कंडीशन है, जबकि प्रकाश तीव्र प्रकाश है। लेकिन यदि आप तीव्र प्रकाश से जब किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़े समय बाद में आप उस अंधेरे कमरे में भी कुछ आभास महसूस कर पाते हो, कुछ वस्तुओं को आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, धुंधला सा आपको दिखाई देता है। तो ये जो थोड़ा सा समय लगता है देखने में, ये क्यों लगता है, ये इसीलिए लगता है कि जब आप तेज प्रकाश में थे तब रोडॉप्सिन दो भागों में टूट गया था, एक तो रेटिनिन और दूसरा ऑप्सिन। लेकिन जैसे ही आप मंद प्रकाश में जाते हैं तो ये रेटिनिन और ऑप्सिन दोनों वापस आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, रोडॉप्सिन। और इस रोडॉप्सिन के बनते ही रोड्स वापस से मंद प्रकाश में देखने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे हमारी दूसरी प्रकाश संवेदी कोशिका शंकु। शंकुओं में जो प्रकाश संवेदी वर्णक होता है वो है आयोडॉप्सिन। आयोडॉप्सिन रंगों की पहचान और उसके विभेदन में सहायक होता है। वेरी शॉर्ट, ये तीन रंगों के बारे में हमें विशेष रूप से बताता है, लाल, नीला और हरा। तो ये था प्रतिबिंब निर्माण और इसका स्वरूप। इसके पश्चात अगली हमारी स्लाइड क्या कहती है, अगली हमारी स्लाइड कहती है कि मानव नेत्र के कुछ सामान्य रोग, इसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। तो यह हमें
दो चीज़ें दिखाई देती है, एक तो निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, सबसे पहले आप इसे ध्यान से सुनिए। निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि हमारे नेत्रों के नज़दीक रखी कोई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन हमारे नेत्रों से दूर रखी या दूर की कोई वस्तु हम देखना चाहें तो वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये होता है निकट दृष्टि दोष। इस निकट दृष्टि दोष में होता ये है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कुछ आगे बनता है, और इस दोष को ठीक करने के लिए हमें नेत्र चिकित्सक सलाह देते हैं कि हम अवतल लेंस का उपयोग करें हमारे चश्मे में या कॉन्टैक्ट लेंसेज में। तो अवतल लेंस के उपयोग के द्वारा हम निकट दृष्टि दोष को सही कर पाते हैं और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सही रूप में रेटिना पर बन पाता है। दूसरा जो सामान्य रोग है वो है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारे नेत्र से दूर रखी कोई भी वस्तु, हमारे नेत्र से दूर रखी कोई भी जो वस्तु है वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक रखी कोई भी वस्तु को हम ठीक से नहीं देख पाते। उस अवस्था में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उस अवस्था में हम देखते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पीछे की तरफ बनता है, रेटिना के पीछे की तरफ यहाँ प्रतिबिंब बनता है दूरदृष्टि दोष में। और इस दोष को ठीक करने के लिए नेत्र चिकित्सक हमें सलाह देते हैं कि हमें उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम प्रतिबिंब को कहाँ देख पाएंगे, वापस रेटिना पे। यहाँ निकट दृष्टि दोष में हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना पर ना बन के रेटिना से कुछ आगे बन रहा है, और यहाँ अवतल लेंस का यूज़ होता है इस दोष को ठीक करने के लिए। दूरदृष्टि दोष में क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये रेटिना से पीछे बन रहा है, इसको ठीक रेटिना पर बनाने के लिए यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी दो बड़ी ही सामान्य सी मानव नेत्र के दो रोग हमने डिस्कस किए हैं, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, और दूरदृष्टि दोष जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम दो और डिजीज़ के बारे में देखते हैं। तो तीसरा प्रकार जो है मानव नेत्र के कुछ रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो तीसरा है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट हिंदी में हम इसे बोलेंगे मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है कि जब मनुष्य की आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ उसके नेत्र में जो लेंस है वो लेंस कुछ सफ़ेद होने लगता है, धुंधला हो जाता है और सफ़ेद होने लगता है। तो इस सफ़ेद और धुंधलेपन के कारण व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, और जब वो देख नहीं पाता है तो उस लेंस को हटा दिया जाता है, और हटा करके इसकी सर्जरी करके और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कैटरैक्ट में। आप देख सकते हैं ऊपर जो चित्र दिए हुए हैं दो आई बॉल के, इसमें एक जो नेत्र है इसमें सामान्य लेंस दिया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, और जो कैटरैक्ट कंडीशन है उसमें पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ लेंस आपको दिखाई दे रहा है। सामान्य रूप से यदि हम नेत्रों को देखें तो नॉर्मल आइज़ में आप लेंस की कंडीशन देखिए, और कैटरैक्ट कंडीशन में आप देखिए बिल्कुल सफ़ेद धुंधला सा लेंस यहाँ हमें दिखाई पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट सर्जरी के द्वारा किया जाता है, जिसमें इस लेंस को हटाकर दूसरा लेंस लगाया जाता है, या चश्मे के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। चौथे प्रकार की जो डिजीज़ है जो मानव नेत्र का सामान्य रोग है वो है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। इस एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ये एस्टिग्मेटिज्म में होता ये है कि ये जो हमारा नेत्र है, इस नेत्र में कॉर्निया जो सबसे आगे वाला भाग है, इस कॉर्निया के अंदर कुछ असामान्य आकृति बन जाती है। कॉर्निया जो है वो असामान्य हो जाता है, कॉर्निया असामान्य हो जाता है, और नेत्र का जो लेंस है आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं, यहाँ सामान्य और ये असामान्य स्थिति, आई विथ एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ आप नेत्र के लेंस को देखिए, लेंस बड़ा ही असामान्य हो गया है। दो में से कोई सी भी एक सतह या तो ज़्यादा पतली हो जाती है या कुछ ज़्यादा ही मोटी हो जाती है। इस वजह से प्रतिबिंब बिल्कुल भी सही नहीं बनता है, और कोई भी वस्तु जो है वो धुंधली ही दिखाई देती है। तो हम किसी भी चीज़ को इसमें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है,
और ये है दृष्टि वैषम्य रोग, और इसका इलाज ये होता है कि यहाँ नेत्र में बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैंने आपको एक चित्र भी दिया है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एस्टिग्मेटिज्म से पीड़ित है तो उसे सामान्य रूप से कैसा दिखेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल धुंधला सा इस चित्र में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उपयुक्त क्षमता के लेंस का उपयोग करके वो चश्मा लगाकर देखेगा तो उसे स्पष्ट रूप से जो वस्तु जैसी है बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी। इसके अलावा और भी कुछ डिजीज़ेस हो सकती है हमारे आइज़ में, लेकिन यहाँ हमने कुछ सामान्य रोगों के बारे में ही डिस्कस किया है। जैसे एक कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ होती है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी आँखों में हो जाता है, आँखें सूज जाती है, लाल हो जाती है, उनमें से पानी पड़ता है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसी के साथ कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हम रंगों में विभेद नहीं कर पाते, तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था, इसमें हमने आपको नेत्र की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना में जब उल्टा प्रतिबिंब होता है तो वो सीधा कैसे दिखाई देता है। इसके पश्चात हमने मानव नेत्र के कुछ सामान्य रोगों के बारे में भी आपको जानकारी दी। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी के साथ हमारे नेत्र की संरचना और कार्यप्रणाली समाप्त होती है।